ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को सीसीडी ने मार दिया है। कोई भी फ़र्द वाहिद यानी एक शख्स जो है वो रियासत से बालातर नहीं है। कि अब ऐसे तमाम किरदार जो कि समाज के, मुल्क के, सूबे के, शहर के बदनामी का बाइस बनते हैं, कत्ल गारतगरी का बाइस बनते हैं या किसी की जान लेने का बाइस बनते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। कि थाने का जो एसएचओ है ना, उसको पता होता है किस गली में चर्च फरोख्त हो रही है। गैंग वॉर और गैंग्स हमेशा याद रखिएगा ऑपरेट करते हैं ड्रग्स की बेस पे। अमीर बलाज की पर्टिकुलर इसलिए थी कि वो मतलब कहते हैं खूबसूरत लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर से आया है, कोई गैंग नहीं चला रहा, कुछ नहीं कर रहा और अपना बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने गार्ड साथ रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को सीसीडी ने मार दिया है। और सीसीडी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तो उनको कराची एयरपोर्ट पर लाया गया था, दुबई से लाया गया था और गिरफ़्तार करना था, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं डाली गई क्योंकि अगर गिरफ़्तार किया जाता तो 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता। उससे पहले ही जब वो मुंतकिल कर रहे थे, प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कराची से जब लाहौर मुंतकिल कर रहे थे तो उस दौरान 2 जगह पर इंटरसेप्ट किया गया और फिर वहाँ पर उनका इनकाउंटर इस तरह से हुआ कि उनके साथियों की गोली से ही, जो भी उनका स्क्रिप्ट होता है एक ट्रेडिशनल सा वही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि तीफी बट को लाहौर ही लाया गया था और 10 अक्टूबर को 12:47 पर लाहौर में फ़्लाइट लैंड की और फिर चूंग पुलिस स्टेशन जो कि सीसीडी का हेडक्वार्टर भी है वहाँ पर उनको रखा गया और उसके बाद उनको रहीम यार खान लेके जाया गया और वहाँ पर ये सारा मामला हुआ। लेकिन अब लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये है कि गोगी बट के घर पर भी छापा मारा गया है और चूँकि वो ज़मानत पर है इसलिए अभी उनको गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, वो साथियों के साथ फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन सीसीडी अब उनकी तलाश में भी है, उनके साथ क्या होगा और क्या ये इनकाउंटर्स जो किए जा रहे हैं अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर होंगे और ख़ानदानी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, या लाहौर से क्राइम रेशो जो कि कहा यह जा रहा है कि 40% तक क्राइम कम हो गया है, क्या ये अब प्रैक्टिस ऐसे ही चलेगी? मरियम नवाज़ की काविश है, ये कहानी है कोई और? तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और आज इनकी रेलेवेंस इस तरह भी ज़्यादा है कि एक तो पॉलिटिकली चीज़ों को ये बड़ा मॉनिटर करते हैं और क्रिटिकल एंगल से देखते हैं। दूसरा, बलाज मर्डर केस के बाद बलाज के भाई अमीर मुअस्सब जो कि बैरिस्टर भी हैं, उनसे इनकी तफसीली मुलाकात हुई, उसमें क्या हुआ था और तीफी बट तब क्यों गिरफ़्तार नहीं हुआ था, उससे मुतालिक भी जानेंगे। डॉक्टर अकमल सोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो सीसीडी की एक प्रेस रिलीज़ है, जाली पुलिस मुकाबला या असल पुलिस मुकाबला, ये अलग बात है, लेकिन क्या पुलिस मुकाबले ही क्राइम को कंट्रोल करने का, क्राइम प्रिवेंशन का या क्राइम के ख़ात्मे का हल है? मैं इस तरफ आने से पहले ना 2 दिन पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बात करूँगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी ISPR ने की और उसमें उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया सियासी जमातों को भी और तमाम लोगों को कि कोई भी फ़र्द वाहिद यानी एक शख्स जो है वो रियासत से बालातर नहीं है। जहाँ पर रियासत के मफादात होंगे वहाँ पर रियासत के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। किसी फ़र्द या शख्स की ख्वाहिश को, शब्दाबाजी को, इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा और बल्कि उसके खिलाफ़ मज़ामत की जाएगी। अब मेरा ख़्याल में ऐसे तमाम किरदार जो भी पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जब वो रियासत पर हावी होने लगें या रियासत पर बोझ बनने लगें तो फिर उन किरदारों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि 2023 अगस्त में रूस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वहाँ एक कमांडोज़ का एक फ़ोर्स है और उसको वो वैगनर ग्रुप कहते हैं, उसके सरबराह थे प्रेगोजिन ने बगावत कर दी। एक वो कमांडिंग ग्रुप जो कि रियासत जिसको फाइनेंस कर रही है अनऑफिशियली, उसी ने बगावत कर दी अपने प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ यानी व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ और मास्को की तरफ जो है वो पेशकदमी शुरू की। अगरचे इब्तदाई तौर पर उसको रोक दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद ये ख़बर आई कि उस वैगनर ग्रुप का जो सरबराह था जिसका नाम प्रेगोजिन था, वो हवाई हादसे में मर गया है। उसके बाद वो बगावत भी ख़त्म हो गई, सब कुछ, क्योंकि वो रियासत के ऊपर हावी होने लगा था। तो तीफी बट के किरदार को भी इसी तनाजुर में समझना चाहिए और मेरा ये मानना है, ये रियासत ने ये फ़ैसला किया कि अब ऐसे तमाम किरदार
जो कि समाज के, मुल्क के, सूबे के, शहर के बदनामी का बाइस बनते हैं, खौफ का बाइस बनते हैं, कत्ल गारतगरी का बाइस बनते हैं या किसी की जान लेने का बाइस बनते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। अब वो जुडिशल तरीके से ख़त्म हो, एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से ख़त्म हो, ये एक अगली स्टोरी है। अब जो आपका सवाल है, क्या सीसीडी ने जो किया वो सही किया या गलत किया, ये सही गलत का फ़ैसला तो कानून करता है और हम उसको सही या गलत नहीं करार दे सकते जब तक उसकी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बड़े बड़े इस तरह के अफराद जब उनको ख़त्म किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सुबह उठा, मुझे इस वक्त उसका सन याद नहीं आ रहा, चंद साल पहले की बात है। सुबह हम उठे, हमारे पास खबर आई कि मलिक इसहाक अपने 7 साथियों समेत जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। एक खौफ की अलामत। मलिक इसहाक और जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं या मीडिया के लोग हैं या सियासियत के लोग हैं, वो जानते हैं उनका क्या खौफ था। ऐसे ही ये किरदार जिसका आप अंदरून लाहौर की तरफ जाएँ तो एक खौफ है। ये खौफ इतना ही होता है कि जब रियासत या हुकूमत फ़ैसला कर ले तो फिर कोई उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रियासत के पास ताकत होती है, उसके पास हर किस्म की ताकत है, माली ताकत भी है और रिसोर्स की ताकत भी है और कानूनी ताकत भी है, हर किस्म की ताकत होती है। तो मेरा ख्याल में अगर इसको किसी और तरफ लेके जाते, जुडिशल प्रोसेस की तरफ, तो हो सकता है बहुत सारे सहूलतकार भी पकड़े जाते, वो फैसिलिटेटर भी पकड़े जाते जो इस कत्ल का या इस पूरे वॉर गैंग का हिस्सा रहे और फैसिलिटेट करते रहे, चाहे वो भत्ता लें। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी तो है कि पहली बार वो गिरफ्तार हुए, इन एक्चुअल तो गिरफ्तार भी नहीं हुए, क्योंकि अगर गिरफ्तार होते तो अदालत में पेश किया जाना था। और पहली दफ़ा वो पुलिस की गिरफ्त में आए और पहली दफ़ा ही उनको फिर मार दिया गया। तो इसका मतलब जो इतना डिले किया गया, क्योंकि बेतहाशा प्लानिंग हो, लैंड ग्रैबिंग हो, जान लेने की हो, अमीर बलाज का भी केस बड़ा रीसेंट है, और भी माजी में उन पर बड़ी चीज़ें हैं। तो यानी पहले रियासत ने फ़ैसला नहीं किया था, ख़ुद इनको इतनी पावर दी गई थी। क्राइम कल्चर, इसका मतलब है हुकूमत ने खुद बनाया हुआ था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पर तो ये बराह रास्त इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर्स पाले। हुकूमत ना बहुत बात की बात है, हुकूमत की जो मशीनरी है ना, या हुकूमती रिट को या रियासती रिट को जो कायम रखते हैं, जिसको हम महकमा पुलिस कहते हैं, उसके अंदर जो थाने होते हैं ना, मैं हमेशा इस बात का दाई रहा हूँ और कायल हूँ इस बात पे आज की डेट तक, कि थाने का जो SHO है ना, उसको पता होता है किस गली में चर्स फ़रोख्त हो रही है, किस गली में मुजरिम है, किस गली में वॉर गैंग है, किस गली के अंदर कौन सा बदमाश रहता है। उसकी हदूद के अंदर मौजूद तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से उसको पूरी तरह आगाही होती है। बंदों का भी पता होता है, उनके ठिकानों का भी पता होता है, उनके फैसिलिटेटर का भी पता होता है, उनको मुआशी कमक कहाँ से मिल रही होती है, वो सारा उनको मालूम होता है। अगर SHO को इतना ताकतवर कर दिया जाए, थाने की सतह पर हुकूमतें ताकतवर कर दें, तो मेरे ख्याल में SHO की अपनी इतनी ताकत और कैपेसिटी होती है कि वो क्राइम को बढ़ने ही ना दें। लेकिन इस तरह के जो हाई प्रोफाइल होते हैं लोग, इनकी हमेशा बड़े स्केल पे परवरिश की जाती है, और बड़े स्केल पर परवरिश करने के बहुत सारे अहदाफ भी होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ हिडन अहदाफ होते हैं, कुछ वाज़े होते हैं, लेकिन जो भी हो, अब ये एक दास्तान बन गई। अब इस पर फीचर्स आएंगे, अखबारात में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आएंगी। नहीं, तो ख़त्म नहीं हो गया, तो सब ख़त्म हो गया बस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग क्राइम्स की एक्टिविटी में दहाइयों से मुलविस हैं, वो तो नहीं पकड़े गए ना। नहीं, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं के घर पर छापा है, तो पीपल आर रेडी कि अच्छा हो, उनके साथ भी यही कहानी होगी बस। कहीं पर ऐसा हुआ कि तीफी भट्ट ने खुद जाके गोली चलाई हो, ऐसा नहीं होता ना। So तो they are the इसका gurus. मतलब नीचे बंदे होते हैं ना जो ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब अगर उन बंदों को अगर आप कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो एक नए छोटे छोटे बदमाश पैदा होंगे। ठीक, उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वल्नरेबल हो जाते हैं अपनी ताकत को तस्लीम कराने के लिए, तो वो छोटे गैंग्स वजूद में आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि अमीर बालाज का जो केस है वो अदालत में भी चल रहा है, उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और जो इसके अंदर मुलविस थे उनको लाजमी तौर पर गिरफ़्तार होना चाहिए और उनका ट्रायल भी होना चाहिए और बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि लाहौर शहर जो है, यहाँ का अमन जो है, वो किसी भी कीमत पर इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। और ये पैगाम दिया है पंजाब की हुकूमत ने भी, मरियम वही पंजाब की हुकूमत थी जो शहबाज शरीफ का दौर में चीज़ों को। डू यू थिंक
कि इसमें फिर मेरा और आपका बीइंग द अवाम कोई स्टेक नहीं है, हमारी कोई विल नहीं हो सकती। जब हुकूमत चाहेगी तो क्राइम कल्चर बढ़ जाएगा, हुकूमत चाहेगी क्राइम ख़त्म हो जाएगा। जमहूरियत के अंदर ना आवाम की विल बस इतनी होती है कि 5 साल बाद पोलिंग स्टेशन पे जाके पर्ची पर ठप्पा लगा के आ जाए, नहीं लगाएंगे तो कोई और लगा देगा, इससे ज़्यादा उनकी कोई विल नहीं होती बस। तो फिर तो यही बात हुई कि जैसे डीआईजी ऑपरेशंस कुछ अर्सा पहले एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि लाएं कोई भी बदमाश मैं आपको सामने से पकड़ के दिखा देता हूँ, उसका मतलब ये प्लानिंग पहले से चल रही थी और ये सारा होना था, ये वाज ऑल प्लान। ऑब्वियस बात है कि जब अमीर बालाज का सारा मामला हुआ, उसके बाद तीफी भट्ट जब मुल्क छोड़ के यहाँ से फरार हुए, तो वो बगैर किसी आशीर्वाद के हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जब भी हाई प्रोफाइल मर्डर होता है ना तो उसके जो सस्पेक्ट्स होते हैं ना वो मालूम होते हैं कौन कौन हो सकता है, तो वो कहाँ किस तो नामजद भी थे किन किन रास्तों से फरार हो सकते हैं। तो रियासत की इतनी बड़ी मशीनरी होती है कि वो एक सेकंड में पूरी मशीनरी को एक्टिवेट कर देती है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बलाज केस, तो बलाज मर्डर केस के बाद आपके उनके भाई अमीर मौसब से मुलाकात हुई थी। सो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हमने हमेशा सुना है, लेकिन क्या अब ये लगता है कि मैंने तो फेसबुक पे भी बहुत कैंपेन देखी है बलाज जस्टिस फॉर बलाज के लिए, तो आज तीफी भट्ट का मारे जाना क्या जस्टिस डिलीवर हो गया? और उनके उस वक्त क्या डिमांड्स थे? वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स जो एक्स्ट्रा जुडिशल या वैसे किसी कार्रवाई में अगर वो हलाक हो जाता है या उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसी कैंपेन्स देखी हैं। अमीर बलाज की पर्टिकुलर इसलिए थी कि वो मतलब कहते हैं खूबसूरत लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर से आया है, कोई गैंग नहीं चला रहा, कुछ नहीं कर रहा और अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने गार्ड साथ रखे हुए हैं और देखो उसको जो है वो एक बड़ी तकरीब के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया। तो उसका एक दर्द तकलीफ़ थी और लोग उस पर कैंपेन सेंटिमेंट्स बन जाते हैं ना, खुद ब खुद पब्लिक इमोशंस आपके खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जब वो कलेक्टिव होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि वो मैसिव स्केल पे एक कैंपेन चल रही है। तो मेरी जो उनके भाई से मुलाकात हुई थी उसकी 2 वजूहात थी। एक तो मैं ये जानना चाहता था कि आखिर इस ख़ानदान की दुश्मनी का पस मंज़र क्या है, क्योंकि ये एक ही घर के अंदर तीसरा वाक़या था और तीसरी नस्ल थी, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है कि उस ख़ानदान की नस्ल को ख़त्म करने का हदफ है, यानी कि वो तीसरी नस्ल तक आ गए हैं और उसके बाद पीछे अभी कुछ भी नहीं है। उस नस्ल के 2 भाई बाकी हैं, आगे उनके अभी बच्चे उसमें नहीं हैं जो वारिस बने या बड़े हों या उस तरह का, अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो मैं इन अमूर पर बात करना चाहता था कि क्या है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कौन इंटरवीन कर सकता है, हुकूमत कैसे शामिल हो सकती है, बाख्तियार लोग कैसे शामिल। तो इस पर मेरी उनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई थी और ये इस वाक़ये के कोई तकरीबन 1 महीने बाद हुई थी और उनके घर पर हुई थी। और मैंने उस गुफ्तगू के दौरान बहुत सारे अजीब सी जो हक़ाइक़ जो उन्होंने शेयर किए, जो कि ख़ास तौर पर महकमा पुलिस से मुतल्लिक़ थे, वो बाइस तकलीफ़ थे कि एक शख्स जिसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, वो थाने जाता है, वो CCP ऑफिस जाता है, वो IG ऑफिस जाता है, वो कहता है और वो कोशिश कर रहा है कि सिर्फ FIR हो जाए, सिर्फ FIR हो जाए, FIR हो जाए। और FIR हमेशा जो है जो मुद्दई होता है उसके मुताबिक ही होती है, जो वो पुलिस के मुताबिक तो नहीं होती। पुलिस FIR ऐसी हाई प्रोफाइल FIR दर्ज करने में थोड़ी मोहतात होती है, क्योंकि उनको पता होता है एक दफ़ा FIR हो गई तो फिर पुलिस भी पीछे नहीं होती, उसी बेस पे केस चलता है सारा। FIR बुनियाद होती है केस की, अगर FIR गलत है या सही है तो आगे केस भी वैसे चलेगा। तो जब वो FIR डिले हुई तो अमीर मौसब ने बताया कि उन्होंने यहाँ तक निशानदेही कर दी कि आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तीफी भट्ट पहुँच चुका है, इतने बजे की उसकी फ़्लाइट है, आधे घंटे बाद वो फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर जाएगी और आप जो है उसको गिरफ़्तार कर लें, उसके बाद आप सारे मामला देखें, नहीं तो वो निकल जाएगा, फ़रार हो जाएगा, तो मुझे जस्टिस कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये तो हम देख नहीं सकते, हमारा काम तो FIR था कि हम चीज़ें देखें, यानी FIR को डिले किया गया। जब FIR डिले हुई तो तीफी भट्ट पाकिस्तान से जा चुका था। जब वो पाकिस्तान से जा चुका था, यहाँ पर फिर FIR भी हो गई, फिर ख़बरें चलती रहीं, फिर अदालत में ट्रायल शुरू हो गया, फिर उसके बाद जो है पुलिस पर भी दबाव था, हुकूमत पर भी दबाव था, बार बार इसलिए दबाव था, 2 तरीक़ों से दबाव था, एक कानूनी दबाव था और दूसरा मोरालिटी का दबाव था। और दोनों दबाव जो है वो हुकूमत को और रियासती इदारों को
इस तरफ लेकर आने में कामयाब हुआ कि हमें अब इस पे कुछ ना कुछ करना है। और यही वजह है कि इंटरपोल के ज़रिए से उसकी गिरफ्तारी पहला इंडिकेटर था, क्योंकि पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को समझने वाले लोग और इसको Underworld है करीब से पाकिस्तान। देखने वाले छोटी मोटी है, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान में The पूरा gang war is a big word. सुन ले, गैंग वॉर दैट इज समथिंग एल्स। गैंग वॉर और गैंग्स हमेशा याद रखिएगा ऑपरेट करते हैं ड्रग्स की बेस पे। इनका प्राइमरी बिजनेस और सोर्स ऑफ इनकम ड्रग्स होते हैं और कुछ नहीं होता। बाकी एक बार grabbing, planning, ये उसके साइड के बिजनेसेस हैं, ठीक है, बंदों को रास्ते से हटाना है, साफ करना, ये अलग है। उनका मेन बिजनेस ड्रग्स होता है और इस पर बेशुमार किताबें हैं। और ड्रग्स में आपकी जितनी भी है, वो चाहे चर्स है, वो शराब है, वो अफीम है, वो आइस है, वो गर्दा है, वो जो कुछ भी है, वो सारा उसके अंदर आ जाता है। तो गैंग्स उसके तहत ऑपरेट करते हैं और ये अंडरवर्ल्ड ऑपरेट करते हैं। मुझे बताएं, हुकूमत बार बार हर साल ये दादा शुमार शाये करती है कि पाकिस्तान में यूथ के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। वो ड्रग कहाँ से आ रही है? वो यही लोग ऑपरेट करते हैं ना। अब ये लोग क्यों ऑपरेट करते हैं? दिदा दिलेर होते हैं। इनको पता होता है हमने मकामी सतह पर कैसे मैनेज करना है, इनको पता होता है पुलिस में मामला चला गया, हमने उसको कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह से वो करते हैं। तो ये अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और ये कोई नई बात नहीं है। ये गुज़िश्ता 75 ईयर से पाकिस्तान में इसके ऊपर ये मुस्तकिल बहस भी है, वाक़यात हैं, FIRs हैं, रेड्स हैं, सारा कुछ है। आप एयरपोर्ट पे देखें, आए दिन ड्रग्स नहीं पकड़ी जाती, कस्टम पकड़ते हैं ना, तो वो ड्रग कहाँ से आती है? पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से आती है ना, और पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश की जाती है ना, तो वो पकड़ी जाती है। तो मेन इनका बिजनेस ये होता है। लेकिन असल मुद्दा ये है, मैं ये इस बात पर खुश हूँ कि हुकूमत और रियासत नॉन स्टेट एक्टर्स की अब प्रोटेक्शन और परवरिश करने के लिए तैयार नहीं है। ये उसका पहला इंडिकेटर है और मेरे ख्याल में ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। लेट्स सी वेयर इट गोज़। और अब सवाल ये है कि क्या इन इनकाउंटर से या इन तमाम वाक़यात से और CCD की कार्रवाइयों से, जो कि बड़ी एविडेंट हैं, उनसे ख़ानदानी दुश्मनियों का ख़ात्मा हो सकेगा? क्योंकि 2 बड़े ख़ानदान लाहौर में हैं, जिनमें एक कैसर बट और सुहेल शौकत बट की दुश्मनी थी, जो कि सुलह हो चुकी 25 साल बाद। उसके बाद ये बलाज और तीफ़ी बट का ख़ानदान था। ज़ाहिरा बलाज के बाद अब तीफ़ी बट भी अगर मारा जा चुका है और कैसर बट वाज एक्चुअली सपोर्टिंग बलाज का केस, तो उनकी भी तीफ़ी बट से दुश्मनी थी। तो मुझे तो लगता है सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा और बाकी छोटी छोटी जो दुश्मनियाँ हैं उनको बाकायदा पैगाम भी ये मिल चुका है कि अगर CCD के हाथ चढ़ गए तो फिर कहा तो यही जाता है कि वो वापस नहीं आएंगे। और CCD अफसरान के मुताबिक भी यही ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो तो ये कहते हैं कि देखना ये है कि सोसाइटी क्रिमिनल्स के साथ खड़ी होती है या फिर हमारे साथ खड़ी होती है। तो क्रिमिनल्स के साथ तो कभी भी मुआशरा खड़ा नहीं होता, लेकिन CCD की कार्रवाइयाँ किस हद तक ठीक हैं और किस हद तक नहीं, इस पर ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इस पर जवाब आपने खुद ढूंढना है। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। अल्लाह ने के बाद।